कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं आपका मानस सर इंडिया के एकमात्र सबसे तेज उभरते हुए एजुकेशनल चैनल सक्सेसफुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश की फैकल्टी देने के लिए आया हूँ। जैसा कि हमारे प्रिय नागेंद्र सर ने ये जिम्मेदारी हमें दी हुई है, तो उस जिम्मेदारी का जो पालन है वो मैं बिल्कुल अपने दृढ़ निश्चय के साथ करूँगा और पूरा प्रयास ये रहेगा कि जिस भी पेपर में इंग्लिश आती है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना हो। जितने नंबर के क्वेश्चंस हैं वो पूरे नंबर आप सिक्योर करेंगे, ये पूरा वायदा मेरे साथ है। बस मैं आपसे एक चीज़ लेने आया हूँ, वो है आपका बहुमूल्य समय, और एक चीज़ देने आया हूँ वो है अपना बहुमूल्य ज्ञान। बस आप एक हाथ से अपना बहुमूल्य समय हमको देते रहिए और दूसरे हाथ से बहुमूल्य ज्ञान हमसे लेते रहिए। बस इतनी सी अपेक्षा के साथ आज पहली क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें ये टॉपिक ना आता हो, जिसका नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस। उसका नाम क्या है? टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर एक, चाहे वो एकेडमिक की क्लास हो या कॉम्पिटिटिव की क्लास हो, अगर उसमें इंग्लिश आती है तो पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन कम से कम आपके बुकलेट में जरूर होगा। और आपसे वादा है कि अगर आपने सारे वीडियो बिना स्किप किए देखे हैं तो क्वेश्चन देखते हुए आंसर आप लगा लेंगे, उसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए बातें कम कर रहे हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं कि जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। कि पहली बात ये समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बेसिकली है क्या। एक सेंटेंस स्टेटमेंट आपके सामने लिखा होगा, उसमें लिखा होगा क्वेश्चन की चेंज द वॉइस। क्या लिखा होगा? चेंज द वॉइस। पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव लिखा हुआ है या सेंटेंस पैसिव लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि एक्टिव लिखा हो और आप उसका एक्टिव ही बना के चले आए, या पैसिव लिखा हो तो आप उसका पैसिव ही बना के चले आए। उल्टा करना होगा, एक्टिव दिया होगा तो पैसिव बनाना है, पैसिव दिया है तो एक्टिव बनाना है। पहला ही नियम जो है वो धमाकेदार मैं आपको देने जा रहा हूं कि किसी सेंटेंस को, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे इंग्लिश में जहां पर कोई सेंटेंस लिखा होगा उसको देख के आप कैसे आइडेंटिफाई कर दोगे कि पर्टिकुलर जो गिवन सेंटेंस है उसका क्या है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है कि एक्टिव में लिखा हुआ है। तो पहला फॉर्मूला समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक्टिव इज इक्वल टू टेंस। मैंने क्या कहा? एक्टिव इज इक्वल टू टेंस। और दूसरा मैंने क्या कहा कि पैसिव डज नॉट इक्वल टू टेंस। एक्टिव इक्वल टू टेंस और पैसिव डज नॉट इक्वल टू टेंस। इन बातों का मतलब क्या है? इन बातों के मतलब के लिए मैं आपको कक्षा 5 में ले चलता हूं। 2 मिनट का समय लगेगा। आपने भरपूर मात्रा में पढ़ रखा है कि टेंस जो होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के डिवीजन में होते हैं। एक प्रेजेंट हो जाता है, एक पास्ट हो जाता है और एक फ्यूचर हो जाता है ना। मतलब कि अगर सामने लिखे सेंटेंस का हर एक शब्द ध्यान से नोट डाउन करिएगा, अगर सामने लिखे सेंटेंस का टेंस पता चल रहा है तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, और अगर सामने लिखे सेंटेंस का टेंस पता नहीं कर पा रहे हो, टेंस पता नहीं चल रहा है, तो वो गिवन स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में होगा। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं शुरू करता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि I was beating my servant। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? I was beating my servant। उसी प्रकार मैंने दूसरा लिख दिया है कि I was beaten। दोनों सेंटेंसों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटी सी गलती से, छोटी सी मिस्टेक से आपका एक्टिव और पैसिव गलत हो सकता है। पैसिव वॉइस पहचानना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस पहचानना है तो पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे कि मैं पहले वाले सेंटेंस के बारे में पूछूं कि आप देखकर बताइए कि एक्टिव है कि पैसिव है, नहीं समझ में आ रहा है, तब ये फार्मूला लगाइए कि एक्टिव बराबर टेंस। अगर सामने लिखे सेंटेंस का
टेंस मालूम है, टेंस 3 होते हैं आपको मालूम है। इन सब में 4 टेंस होते हैं, इन सब में कितने होते हैं? 4 टेंस होते हैं। अगर इनको एडिशन मार दोगे तो टोटल कितने निकल के आते हैं? 12 निकल के आते हैं, मालूम है ना। और ये भी मालूम है कि 12 में 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता। 12 में 8 टेंस का पैसिव बनता है और 4 का नहीं बनता। जिनका नहीं बनता उनके नाम मैं बताऊंगा और उनका क्यों नहीं बनता उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे, थोड़ी सी लंबी लंबी क्लासेस होंगी, 30 35 मिनट की, और 4 से 5 लेक्चर में पूरा पैसिव वाइज जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन होगा पैसिव वाइज होगा तो देखते ही ऑप्शन टिक कर लेंगे, उसमें परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी भैया। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि वॉच के साथ आईएनजी क्रिया का प्रयोग है, इतना तो आप देख रहे हैं। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़िए, ये पुराना नहीं है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, ये तो कक्षा 5 का भी जानता है। आपको पेपर लिखना है क्या? लिखना नहीं है, आपको समय बचाना है। ऑप्शन देखते ही आंसर माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। मैंने देखा कि वॉच के साथ आईएनजी है, आपसे कोई पूछ ले कि वॉच के साथ आईएनजी किस टेंस में लगती है तो खट से उत्तर निकलना चाहिए कि वो टेंस भैया मेरा क्या है? वो टेंस मेरा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। वो टेंस मेरा क्या है? वो टेंस मेरा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस उन 12 टेंस में आता है ना, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस उन 12 टेंस में आता है कि नहीं आता है? मतलब आता है तो मुझे इस सेंटेंस का टेंस मालूम है। इट मींस ये जो लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है? ये आपका एक एक्टिव वॉइस में है। कौन सा सेंटेंस? ये ऊपर वाला किस में लिखा हुआ है? एक्टिव में, क्योंकि मुझे वाक्य का टेंस मालूम चल गया है। उसी के साथ साथ नीचे वाले वाक्य को भी देखिए, उसी के साथ साथ क्या करिए? नीचे वाले वाक्य देखिए। सहायक क्रिया में हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग है? वॉज का प्रयोग है। मेन वर्ब में क्या लगी है? बीटन लगी है। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। जरा दिमाग पे जोर डालिए भैया, बताइए सोच करके कि वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म हो, क्या ऐसा कोई टेंस आपने पढ़ा है क्या? क्या ऐसा कोई टेंस आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। वॉज के साथ आईएनजी लगाते हो और अगर थर्ड फॉर्म लगानी है भैया तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ या पास्ट परफेक्ट बनाओ या फ्यूचर परफेक्ट बनाओ। प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो थर्ड फॉर्म के साथ हैज या हैव आता है। पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो थर्ड फॉर्म के साथ हैड आता है। फ्यूचर परफेक्ट बनाओगे तो थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव या शैल हैव आता है। क्या उनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ थर्ड फॉर्म के साथ लगी है भैया? नहीं लगी है ना। इट मीन्स इसका टेंस हमें मालूम नहीं चल रहा है, इसका टेंस हमें मालूम नहीं चल रहा है। इसीलिए ये सेंटेंस किस में लिखा है भैया? ये सेंटेंस मेरा पैसिव वॉइस में लिखा है। अगर मैं किसी से ऑफलाइन क्लास में पूछता हूं तो वही बताते हैं कि भैया थर्ड फॉर्म लगी हो, बाई लगी हो, तो मैं बता दूंगा कि वो क्या है? पैसिव वॉइस में है। यही तो बताओगे ना कि थर्ड फॉर्म लगी हो या बाई लगा हो तो मैं बता दूंगा कि पैसिव वॉइस में है। तो उनके लिए जो सोच रहे हैं ऐसा, उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा है, मैंने लिखा आई हैव गॉन टू कोलकाता, आई हैव गॉन टू कोलकाता बाई बस। आई हैव गॉन टू कोलकाता बाई बस। अगर सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी है और बाई प्रीपोजिशन का भी प्रयोग है। तो क्या ये पैसिव वॉइस लिखा है भैया? अगर आपके जहन में ये है कि ये पैसिव वॉइस है तो निकाल दीजिए, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे टेंस मालूम चल रहा है ना। आपको तो वो नियम मालूम चल गया जो कहीं नहीं मालूम है। वो नियम मैंने बता दिया जिसमें कभी भी गलती की गुंजाइश ही नहीं है। वो नियम है जिसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ये सारे नियम पढ़ाने के लिए ही मैं सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपसे जुड़ रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हैव के साथ क्या है? हैव मेरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में गॉन है, वो कौन सी फॉर्म है? थर्ड। हेल्पिंग वर्ब में हैव हो और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म हो तो टेंस क्या निकल के आता है भैया? टेंस निकल के आता है प्रेजेंट का परफेक्ट। कौन सा निकल के आता है? प्रेजेंट का परफेक्ट निकल के आता है। टेंस मालूम चल गया ना। इट मींस ये एक्टिव वॉइस में है। तो मैंने क्या बताया? दो नियम मैंने आपको बता दिए। एक्टिव वॉइस पहचानने का नियम अलग है, पैसिव वॉइस पहचानने का नियम अलग है। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो बेसिक है, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो बेसिक है, उनका भी आपको फायदा मिलेगा। जो नियम आपने पढ़ रखे हैं उन नियमों में भी नया नियम मैं आपको बना के दे दूंगा, ये पक्का वादा है। आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है
कि वाक्य के सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं भैया, और वाक्य के ऑब्जेक्ट को भैया क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। कुछ नियम आप पैसिव वॉइस जब तक पढ़िएगा वो मेरे नियम दिमाग में जरूर बिठा के रखिएगा। क्या बिठा के रखिएगा कि जब तक कि हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, जब तक कि हम क्या पढ़ाएंगे, पैसिव वॉइस, उसमें अगर एक्टिव लिखा है तो हमको क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, ठीक भैया। और अगर पैसिव लिखा होगा तो हमें क्या बनाना होगा भैया, एक्टिव बनाना होगा। बात समझ में आ रही है, पैसिव लिखा होगा तो क्या बनाना होगा, एक्टिव बनाना होगा। इसी के साथ ये नियम तो मालूम है, अब तड़कता भड़कता दूसरा नियम समझिए कि एक्टिव वॉइस में भैया जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमेशा, मैं एक दो सेंटेंसों की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे एक्टिव वॉइस की बात बता रहा हूँ मैं। एक्टिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है भैया वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, और पैसिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लगती है भैया वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगती है। इन नियमों को अपने दिमाग में, जहन में, गुर्दा, लेवर, फेफड़ा सब में बिठा लो कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग लगेगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगेगी। तो बार बार किन शब्दों का जिक्र हो रहा है, बार बार सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है और बार बार ऑब्जेक्ट का भी जिक्र हो रहा है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इनको भी मैं आपको बताता हूँ। आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है, आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी नींव तैयार कर रही है, और इमारत तभी अच्छी होगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को भैया क्या बोल देते हैं, कर्ता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया, कर्ता बोल देते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट के प्रकार कितने हैं। शायद ही कुछ बच्चों को मालूम होगा कि सब्जेक्ट के प्रकार भी होते हैं। क्या, अरे राम, श्याम, गीता, रीता, सीता, हमारे पड़ोस में रहने वाला अनुज, और वो जो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी काव्या, कितने नाम है, ऐसे कैसे याद रखेंगे। तो उनकी कैटेगरी फिक्स है। मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट जो होते हैं बेटा 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है नाउन सब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा बेटा प्रोनाउन सब्जेक्ट, तीसरा हो जाएगा बेटा आपका जीरंड सब्जेक्ट, और चौथा आपका हो जाएगा बेटा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट। ये शायद ही आपको मालूम होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये 4 प्रकार के सब्जेक्ट आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए। कोई पूछे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं तो जवाब तेज आवाज में आना चाहिए कि सब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जिरंड होता है और इन्फिनेटिव होता है। ये तो नाम हो गया। अब मैं पहचानूंगा कैसे कि वाक्य में नाउन कहाँ लिखी हुई है। तो हम किस लिए आए हैं, हम इसीलिए तो आए हैं कि आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। वो नियम एक बता दूंगा जो जिंदगी में कभी नाउन दिक्कत नहीं करेगी। आपके सामने अक्षर आएगा, शब्द आएगा, देखते ही आवाज निकलेगी हृदय से कि भैया ये नाउन है। कैसे, मैं बता रहा हूं। नाउन इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, सी, फील और टच। क्या हो जाता है भैया, सी, फील और टच। अब सी का मतलब तो मालूम है ना, देखना। फील का मतलब क्या होता है भैया, महसूस करना। और टच का मतलब भैया क्या हो जाता है, छूना। मतलब सामने लिखा कोई शब्द है, अगर उसको देख सके, महसूस कर सके या छू सके। ये जरूरी नहीं है कि तीनों क्वालिटी मौजूद हो। अगर तीनों में से एक भी मौजूद है तो वो पर्टिकुलर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन सेक्शन में बिलोंग करेगा। यहाँ तो मैं आपको केवल एक तरीका बता रहा हूँ। जब मैं सिंटैक्स पढ़ाऊंगा जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, तो 1, 2 नहीं 5 तरीके पढ़ाऊंगा नाउन पहचानने के। इसके मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल, जैसे किसी ने कह दिया ज्वेलसी, जैसे क्या कह दिया किसी ने, ज्वेलसी। आप पूछ ले कि ज्वेलसी क्या है। अब ज्वेलसी को देख नहीं सकते, ज्वेलसी को छू नहीं सकते, लेकिन ज्वेलसी ईर्ष्या महसूस होती है, महसूस होती है भैया। तो ज्वेलसी क्या है, ज्वेलसी मेरी एक नाउन है। जैसे मैंने कह दिया स्टार लिखा हुआ है, स्टार को भैया आप महसूस नहीं कर सकते, स्टार को भैया आप छू नहीं सकते, लेकिन तारों को भैया देख सकते हैं ना। रात में अगर ऊपर मुंह देखते हो तो तारे नजर आते हैं ना। अगर रात का समय होगा तो तारे आते हैं नजर ना। तो तारे को देख रहे हो तो तारे क्या हो जाएंगे भैया, आपके एक नाउन हो जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया, मैंने क्या कह दिया, मैंने राम कह दिया, मैंने क्या कह दिया, राम कह दिया। राम, कुछ लोग तो राम की स्पेलिंग में भी प्रश्न उठा देंगे कि सर ने तो रामा लिख दिया है, ये रामा नहीं लिखा है भैया, ये राम है। इसी से एक क्वेश्चन आया था टेट के पेपर में, मुझे सन तो याद नहीं है कि कौन से सन में आया था, लेकिन उसका एक क्वेश्चन ये था, उसमें एक रैम लिखा हुआ था, रैम।
ये लिखा हुआ था रैम, और पूछ रहा था इसका फेमिनाइन जेंडर बताओ, तो उसमें एक ऑप्शन सीता भी लिखा हुआ था। देखो जो पेपर सेट करता है उसका अल्टीमेट एम है कि आपका सिलेक्शन ना हो, और आपका अल्टीमेट एम है कि सिलेक्शन लेना है। तो उन दोनों चीजों को दूर करने के लिए, वो दोनों किनारे हैं, उन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए अध्यापक नाम का एक पुल बनाया गया भैया, कि आपको अध्यापक एक ऐसी सीढ़ी है जिसके एक एक पायदान को चढ़ करके आप सफलता के शिखर को छूते हैं। तो अध्यापक क्या है, एक लैडर का काम करता है। तो राम का फेमिनाइन सीता नहीं होता और वो रैम लिखा हुआ है, तो मालूम है ना उसका फेमिनाइन क्या बनता है, उसका फेमिनाइन ईयू बनता है। ईयू का मतलब होता है भेड़, भेड़ समझते हैं ना, तो उसका मैस्कुलिन जेंडर रैम होता है, उसको रैम बोलते हैं, राम नहीं रैम है। इसका दूसरा एक अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में लगती है या जो मोबाइल में रैम आती है। तो ये रामा नहीं लिखा है, ये राम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो नाउन पहचानने का तरीका क्या है, सी फील टच, देख सको, महसूस कर सको, छू सको, तो पर्टिकुलर शब्द क्या होगा, नाउन कहलाता है। उसी तरीके से प्रोनाउन क्या है, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यहाँ पर जिस नियम की बात करनी है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। प्रोनाउन बराबर क्या हो जाता है बेटा, पर्सन हो जाता है। प्रोनाउन बराबर क्या हो जाता है, पर्सन हो जाता है। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लिस्टें पढ़ी होंगी बचपन से, मेरा नियम सुनिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। फर्स्ट पर्सन में बेटा क्या आता है, आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, ये तो सब्जेक्टिव केस है, मी और माई भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, उसी तरीके से अस और अवर भी आ जाएगा। सेकंड पर्सन में बेटा यू आ जाएगा। अब थर्ड पर्सन में लिख देते हैं भैया ही सी इट दे, काहे मारे लिखेंगे, मैंने कहा इन 3 शब्दों को छोड़ करके आई वी को फर्स्ट में ले आओ, यू को सेकंड में ले आओ, इन तीनों को छोड़ करके बची हुई सारी चीजें थर्ड पर्सन में है, क्या हो जाएंगी, ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर थिंग्स, ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये आपकी थर्ड पर्सन में। ही सीट को नहीं देखना है, अरे जरूरी है ही सीट हो, चिल्ड्रन तो हो सकता है, राममानस भी तो हो सकता है, आप भी तो हो सकते हैं, वो कौन से पर्सन में है, वो सारे थर्ड पर्सन में है। इन तीनों को छोड़ करके, आई वी को फर्स्ट में, यू को सेकंड में छोड़ करके बाकी जो भी आपके सामने मौजूद है वो सब क्या है, वो सब आपका थर्ड पर्सन है। वो कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई होगी ना, समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, जहां तक ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं, बस हमें आपका समय चाहिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक भैया। आगे अब इसके बाद क्या है, जीरंड है। जीरंड को पढ़ाने के लिए मैं एक नया पेज खोलकर आपको बताना चाहता हूं कि जीरंड एक बहुत महंगा शब्द है। जीरंड क्या है, एक बहुत महंगा शब्द है। विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अभी तो कच्चे गड्ढे के माफिक है ना, धीरे धीरे उसको आकार बनाएंगे भैया। देखिए क्या है, जीरंड क्या होती है तो समझ जाइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के जीरंड बनता है, लेकिन नियम यहां पर समाप्त नहीं है, उसके आगे का नियम मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने, क्या बने भैया, अगर वो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने तो ही वो क्या कहलाएगी बेटा, तो ही वो जीरंड कहलाएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा गया है और वो आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है तो वो आपकी जीरंड कहलाएगी। बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते चले आ रहे हो, क्या पढ़ते हो भैया, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बेटा, ये सेंटेंस तो बचपन से पढ़ाया जाता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। समझो इस चीज को, यहाँ पर आप जानते हो कि इज मेरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्मोकिंग क्या है, मेन वर्ब है क्या, नहीं है भैया, क्योंकि आज तक ऐसा सेंटेंस नहीं बना है जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब से पहले हो, आज तक बना ही नहीं है। ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में क्रिया वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो अगर ये वर्ब है, इज मेरी क्या है,
एक वर्ब है तो इसके पहले ई तरफ ई पट्टी में जो लिखा है वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। वो मेरा क्या होगा बेटा, वो मेरा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखी है, आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट में क्या लिखी है, आईएनजी फॉर्म। पूछ लेता है पेपर में ऐसे अंडरलाइन करके कि स्मोकिंग किस प्रकार का सब्जेक्ट है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि स्मोकिंग आपका एक जीरेंडिव सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है आपका, जीरेंडिव है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है ना। अगर ऐसे लिखा हो, मैंने कह दिया आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, मैंने क्या कह दिया, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान पसंद नहीं है भैया, मुझे धूम्रपान पसंद नहीं है। तो लाइक मेन वर्ब है कि नहीं है, लाइक क्या है, मेन वर्ब। अगर कोई पूछ रहा है कि मेन वर्ब क्या है तो सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है भैया, सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे नियम हैं। पढ़ाई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, पढ़ाई असंख्य छोटी चीजें हैं। एक बहुत बड़ी चीज नहीं है पढ़ाई, एक असंख्य छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके पढ़ाई बनाई गई है। तो क्या है, मेन वर्ब वो शब्द होता है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। मेन वर्ब वो शब्द होता है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो लाइक की बन जाएगी लाइक्ड, लाइक्ड, तो ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे कसम खा लीजिए कि वाक्य में अगर ट्रांजिटिव मेन वर्ब है तो उसके बाद जो लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या मैंने कसम दिलाई, यदि वाक्य में ट्रांजिटिव मेन वर्ब है तो उसके बाद जो लिखा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, स्मोकिंग। आईएनजी फॉर्म है, किस रूप में है, ऑब्जेक्ट में। यहाँ आईएनजी फॉर्म थी, किस रूप में थी, सब्जेक्ट में, तब क्या है, जीरेंड। चाहे सब्जेक्ट बने आईएनजी फॉर्म, चाहे ऑब्जेक्ट बने आईएनजी फॉर्म, वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी जीरेंड कहलाएगी। वो मेरी क्या कहलाएगी, जीरेंड कहलाएगी। बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आया। यहाँ तक आ गए वीडियो को देख करके तो भैया लाइक करके जाना यार, लाइक करके जाओगे कि नहीं जाओगे, लाइक करके जाना है और इसको शेयर करना है। एक स्टडी ग्रुप में जरूर, कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो यार, आजकल के जमाने के हो, इसको वायरल कर दो, थोड़ा सा इसको वायरल कर दीजिए। अब आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक आपका है इन्फिनेटिव। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसमें कोई नियम नहीं है। इसको बिल्कुल 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 आसान तरीके से आपको दिमाग में समझ लेना है। इन्फिनेटिव बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बेयर इन्फिनेटिव होता है, डायरेक्ट होता है, स्प्लिट होता है, परफेक्ट होता है, बहुत सारा है। इतना मत समझिए, साधारण समझिए। जब चर्चा होगी विस्तार से कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे लिखा हुआ है टू टीच, टू टीच इज माई प्रोफेशन। क्या है, टू टीच इज माई प्रोफेशन। तो आप देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था आपसे, मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के आगे जो लगता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट है। क्या लगा हुआ है, टू टीच। तो टू टीच का प्रयोग किसके रूप में हो रहा है, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के रूप में क्या है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। पूछ ले किस प्रकार का सब्जेक्ट है तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ये आपका एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है भैया, ये आपका एक इन्फिनेटिव सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड और इन्फिनेटिव। हो गया, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो समय नहीं लूंगा, लाइव क्लास में थोड़ा सा समय लग जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो शुरुआत में पढ़ने ही चाहिए क्योंकि उसमें जब तक अध्यापक बोलता है आपके फायदे की बात बोलता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ कि भैया अगर ऐसा ऐसा हो तो ऐसा ऐसा कर दो, ठीक है ना। ज्यादा टेक्निकल नहीं, मोटी बुद्धि के आदमी मोटा समझो कि अगर ऐसा ऐसा दिख रहा है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगर वैसा वैसा नहीं है तो सेंटेंस गलत है। कैसा कैसा और देखते हैं। एक तरफ भैया मोटा मोटा लिख लो एक्टिव और एक तरफ मोटा मोटा लिख लो पैसिव। एक तरफ मोटा मोटा का लिख लो एक्टिव और एक तरफ मोटा मोटा का लिख लो पैसिव। अब समझो कि अगर मेन वर्ब में एस हो, मेन वर्ब में ईएस हो, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो, मेन वर्ब में डू हो, मेन वर्ब में डज हो,
कितनी पॉसिबिलिटीज बता दिया भैया, 5 पॉसिबिलिटीज एक ही फार्मूले में कि अगर ये है तो उसका पैसिव जानते हो ना कहाँ जाता है, इस में जाता है, एम में जाता है या आर में जाता है। ये भी वजह बताऊंगा कि इसमें ही क्यों जाता है, लेकिन पहले लिस्ट देखें। अगर इज हो, एम हो या आर हो, इनके साथ आईएनजी फॉर्म हो, इनके साथ क्या हो, आईएनजी फॉर्म हो, तो पैसिव कहाँ जाएगा भैया, इस बीइंग में जाएगा। पैसिव कहाँ जाएगा भैया, एम बीइंग में जाएगा। पैसिव कहाँ जाएगा भैया, आर बीइंग में जाएगा, जाएगा ना। उसके बाद अगर हैज या हैव हो, क्या हो, हैज या हैव, तो पैसिव कहाँ जाएगा भैया, हैज बीन में जाएगा। पैसिव कहाँ जाएगा भैया, हैव बीन में जाएगा। उसके बाद लाइन खींच दो इसे। उसके बाद डिड हो या सेकंड फॉर्म हो, डिड हो या सेकंड फॉर्म हो। ये जो लगा है बेटा डंडी से खींची है ना, इसको ऑब्लिक बोलते हैं। ऑब्लिक का मतलब या तो ये दोनों साथ नहीं, या तो यस या तो यस, या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो डू या तो डज, ये सब साथ में थोड़ी आएंगे। ऑब्लिक मतलब अथवा। डिड हो या सेकंड फॉर्म हो, उसका पैसिव जाता है वॉज या वर में। उसका पैसिव कहाँ जाएगा, वॉज या वर में। वॉज या वर के साथ बेटा क्या हो, वॉज या वर के साथ बेटा अगर आईएनजी फॉर्म हो तो पैसिव कहाँ जाएगा बेटा, वॉज बीइंग में या वर बीइंग में जाएगा। और अगर हैड लिखा हो तो पैसिव कहाँ जाएगा भैया, हैड बीन में जाएगा। पैसिव कहाँ जाएगा, हैड बीन में जाएगा। अगर कैन लिखा हुआ है तो पैसिव कहाँ जाएगा, कैन बी में जाएगा। अगर कुड लिखा हुआ है भैया तो पैसिव कहाँ जाएगा, कुड बी में जाएगा। अगर मे लिखा हुआ है भैया तो पैसिव कहाँ जाएगा, मे बी में जाएगा। अगर माइट लिखा हुआ है भैया तो पैसिव कहाँ जाएगा, माइट बी में जाएगा भैया, जाएगा। अभी जाइए नहीं, अभी और है। अगर मस्ट लिखा हुआ है भैया तो पैसिव कहाँ जाएगा, मस्ट बी में जाएगा। बस एक और है लास्ट, अगर ऑट टू लिखा हुआ है, ऑट टू, तो पैसिव जाएगा ऑट टू बी में। और एक मुख्य बात यह है कि इन सभी के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि आज तक पैसिव वॉइस ऐसा नहीं बना है जिसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना किया गया हो। आज तक ऐसा पैसिव वॉइस नहीं बना है इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना किया गया हो। एक नियम और समझे कि जब तक एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, एक बात दिमाग में बिठा के रखेंगे कि एक्टिव से पैसिव पढ़ने में कभी टेंस नहीं बदलेगा। अगर एक्टिव प्रेजेंट में लिखा है तो पैसिव भी प्रेजेंट टेंस में रहेगा, एक्टिव पास्ट में लिखा है तो पैसिव भी पास्ट टेंस में रहेगा, एक्टिव फ्यूचर में लिखा है तो पैसिव भी फ्यूचर में रहेगा। कहां पर दिक्कत आ जाती है, जैसे मानो कैन लगा है तो उसका पैसिव कुड बी में नहीं जा सकता, क्योंकि कैन तो प्रेजेंट मॉडल वर्ब है, कुड पास्ट मॉडल वर्ब है, तो कैन का पैसिव कुड बी में। उसी तरीके से कुड का पैसिव कैन बी में नहीं जाएगा, मे का माइट में नहीं जाएगा, मे का मे बी में रहेगा, माइट का माइट बी में, मस्ट का मस्ट बी में, और टू का और टू बी में। एक और छूट रहा है इसमें, एक और छूट रहा है। मैं कहाँ लिख रहा हूं, मैं नीचे लिख देता हूं, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं। अगर विल या शैल है, अगर विल या शैल है तो कहां जाएगा भैया, विल बी में या शैल बी में। याद आ रहा है, देखो एक और छूट रहा है, कौन सा, अगर विल हैव है या शैल हैव है तो कहां जाएगा आपका पैसिव, विल बी, विल हैव बीन में या शैल हैव बीन में। कहां जाएगा, विल हैव बीन में या शैल हैव बीन में। इतनी उम्मीद आपसे करते हैं कि जो लिस्ट आपको ये बनाई गई है ये एक्टिव की है, ये किसकी लिखी है, एक्टिव की लिखी हुई है, और ये किसकी लिखी हुई है, ये पैसिव की लिखी है। इतना उम्मीद आपसे करते हैं कि जो लिस्ट आपको बनाई गई है ये आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया गया है एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, एक बार मैं आपको क्या करता हूं, रिवीजन करा देता हूं। भैया पैसिव वॉइस पहचानने का पहला ही तरीका दमदार था कि टेंस मालूम होगा तो एक्टिव होगा, टेंस नहीं मालूम होगा तो पैसिव होगा। वॉच के साथ थर्ड फॉर्म दी पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, टेंस मालूम है इसलिए एक्टिव है। वॉच के साथ थर्ड फॉर्म किसी टेंस में थी, टेंस नहीं मालूम इसलिए ये पैसिव वॉइस था।
आगे मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट से क्या करना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या करना है सब्जेक्ट करना है। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के। पैसिव में हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऑब्जेक्ट के। ठीक भैया, आगे चलो। मैंने कहा सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, नाउन, प्रोनाउन, जिरेंडर और इन्फिनेटिव। नाउन बराबर क्या होता है, सी, फील, टच। अगर जेलसी, स्टार या राम कोई भी शब्द है, इन तीनों में से एक विशेषता है तो किसमें आ जाएगी, नाउन में आ जाएगी। प्रोनाउन बराबर क्या होता है, पर्सन। अगर पर्सन लिखा हुआ है तो कौन सा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। फिर क्या आता है, जीरंड। उसके लिए मैंने बताया है जीरंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, लेकिन वो क्या बने, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, तब भी वो क्या कहलाएगी, जीरंड कहलाएगी। ठीक है भैया। उसके बाद क्या बचता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाए, सब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगी, इन्फिनेटिव कहलाएगी। उसके बाद मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई है भैया, बनवाई है ना। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि जितना वीडियो आप तक पहुंचेगा उस वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगे और जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। इतनी आपसे कामना है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।